हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अंजना विश्वास में। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल चुका है कि यह वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड है, तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए हम अपने सेशन को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक बात बता दूं, यहाँ मैंने चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स को कवर किया है ताकि कम समय में आपका यह चैप्टर तैयार भी हो जाए और आपसे कोई पॉइंट भी मिस ना हो, जिसके लिए मैंने पहले खुद इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ा है। उसके बाद मैंने इसका शॉर्ट नोट्स तैयार किया है। तो चलिए हम इस सेशन को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम हिस्ट्री क्लास 6 के चैप्टर 10 को पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इसके पहले हमने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 तक बहुत ही अच्छे से कवर कर लिया था। अगर आप में से किसी ने उन वीडियोस को मिस कर दिया है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए हम आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है नए साम्राज्य और राज्य। पिछले अध्याय में हमने साम्राज्य और राज्य के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था और हमने ये जाना था कि किसी भी क्षेत्र को हम साम्राज्य कब कहते हैं और कोई भी क्षेत्र राज्य की श्रेणी में कब आता है। साथ ही हमने ये भी समझा था कि राज्य पर शासन करने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं और साम्राज्य पर शासन करने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं। तो आप एक बार उन सभी बातों को अपने माइंड में रिकॉल कर लीजिए। उसके बाद इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर की जो शुरुआत होती है वो गुप्त वंश के प्रसिद्ध शासक समुद्रगुप्त से होती है। अब आप सोचोगे कि समुद्रगुप्त के बारे में हमें पता कैसे चलता है कि वो एक गुप्त वंश का प्रसिद्ध राजा था। तो देखिए, इलाहाबाद में हमें एक अशोक स्तंभ मिला है जिस पे एक बहुत ही लंबा अभिलेख खुदा हुआ है। उसी से हमें समुद्रगुप्त के विषय में सारी जानकारियाँ मिलती है, जिसे हम लोग प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं। अब आप सोचोगे कि हम लोग इसका नाम प्रयाग प्रशस्ति क्यों कहते हैं, ये तो एक अभिलेख है जो कि अशोक स्तंभ पर खुदा हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये याद रखना होगा कि इलाहाबाद का जो प्राचीनतम नाम था वो प्रयागराज था, और चूँकि वर्तमान में भी इसका नाम प्रयागराज है, तो हम लोग को एक ये पॉइंट माइंड में रखना है। और दूसरा ये कि जब हम किसी अभिलेख को किसी व्यक्ति को केंद्र में रखते हुए उसकी तारीफ़ करते हुए लिखते हैं तो वो प्रशस्ति कहलाता है, यानी कि विशेष किस्म का अभिलेख जिसके माध्यम से किसी की प्रशंसा की जाती है उसे प्रशस्ति कहते हैं। अब देखिए, ये जो अभिलेख खुदा हुआ है ये किसकी प्रशंसा में खुदा हुआ है? समुद्रगुप्त की प्रशंसा में, यानी कि इस अभिलेख में समुद्रगुप्त को केंद्र में रख के उसकी तारीफ़ की गई है, इसलिए हम लोग इस अभिलेख को प्रशस्ति कहते हैं। और चूंकि यह प्रयागराज से मिला है तो इसका नाम प्रयाग प्रशस्ति रखा गया। तो आइंदा से अगर हमसे कोई पूछेगा कि प्रयाग प्रशस्ति क्या है और ये कहाँ से मिला है, तो हम उसे बताएंगे कि ये प्रयागराज में अशोक स्तंभ पर खुदा हुआ है। और इसके जो रचयिता थे वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और मंत्री हरिसेन थे, जिन्होंने एक काव्य के रूप में इसकी रचना की थी। यानी कि हमें इसमें से किन किन पॉइंट्स को माइंड में रखना है। पहला ये कि प्रयाग प्रशस्ति क्या है, और दूसरा ये कि इसके रचयिता कौन है। इसके रचयिता हरिसेन थे जो कि समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे और वो इनके दरबारी कवि होने के साथ साथ इनके मंत्री भी थे। उन्होंने इसकी रचना की थी। और जो कि प्रशस्ति का मतलब हम लोग समझ ही गए हैं, जिसका अर्थ होता है प्रशंसा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति है उसमें उनके विषय में क्या क्या बातें लिखी हुई है। तो देखिए, प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त योद्धा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि थे। यानी कि प्रशस्ति की बात अगर हम माने तो उसमें बताया गया है कि जो समुद्रगुप्त थे वो बहुत ही योद्धा थे, यानी कि बहुत ही वीर थे, और वीर होने के साथ साथ वो विद्वान भी थे, और साथ ही एक उत्कृष्ट कवि यानी कि एक बहुत ही अच्छे कवि भी थे। यानी कि वो बहुत सारी कविताएँ लिखते होंगे और बहुत अच्छी अच्छी कविता लिखते होंगे, इसीलिए उन्हें प्रशस्ति में उत्कृष्ट कवि कहा गया है। इसमें समुद्रगुप्त को ईश्वर के समान बताया गया है। उनकी इतनी ज़्यादा तारीफ़ की गई है कि उनको ईश्वर के समान बता दिया गया है। यानी कि जो प्रयाग प्रशस्ति हमें मिली है उसमें समुद्रगुप्त को योद्धा, विद्वान और एक उत्कृष्ट कवि के होने के साथ साथ ईश्वर के समान बताया गया है। चूँकि इसके रचयिता हरिसेन हैं तो उन्होंने इसमें 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं का वर्णन किया है। पहला, उन्होंने आर्यावर्त के विषय में लिखा है। उन्होंने बताया है कि इसके जो 9 शासक थे उनको समुद्रगुप्त ने हराकर अपने राज्य में मिला लिया था। यानी कि आर्यावर्त के जो 9 शासक थे जिनका अपना अपना एक क्षेत्र था, तो समुद्रगुप्त ने उनको हरा दिया था और हराने के पश्चात उनका जो राज्य था उसे अपने क्षेत्र में मिला लिया था। दूसरा, वो बताते हैं कि दक्षिणापथ के 12 शासक के विषय में, इनको भी समुद्रगुप्त ने अपने आगे समर्पण करने पे मजबूर कर दिया था। यानी कि उनसे युद्ध किया होगा जिसमें कि अब उन दक्षिणापथ के 12 शासकों को लगा हुआ कि हम इनसे जीत नहीं पाएंगे, तो उन्होंने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। अब आप दक्षिणापथ का मतलब समझ रहे होंगे, क्योंकि हमने पिछले अध्याय में जाना था कि दक्षिणापथ किसे कहते हैं। दक्षिणापथ दक्षिण की ओर जाने वाले रास्ते को कहते थे, और कभी कभी ये दक्षिण के पूरे क्षेत्र के लिए भी प्रयोग किया जाता था। यानी कि वो जो 12 शासक
शासक थे वो कहाँ के होंगे, वो दक्षिण क्षेत्र के होंगे, जिन्हें समुद्रगुप्त ने आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया था। असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के गण या संघ, हम लोगों ने पिछले अध्याय में गण और संघ के विषय में भी चर्चा कर रखा है, तो यहाँ हम उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानेंगे। फिलहाल हम ये जानते हैं कि असम, तटीय बंगाल, नेपाल और जो उत्तर पश्चिम के गण और संघ थे वो समुद्रगुप्त की आज्ञा का पालन करते थे। इससे हमें ये पता चलता है कि वाकई जो समुद्रगुप्त था वो एक प्रभावी शासक था। ये सच में शक्तिशाली वीर योद्धा था, जिसकी वजह से कि जो ये सभी संघ और गण थे वो समुद्रगुप्त की आज्ञा का पालन करते थे, और जो बाह्य इलाके के शासक थे वो समुद्रगुप्त की अधीनता को स्वीकार करते थे। अब इन सब बातों से तो हम समझ सकते हैं कि समुद्रगुप्त के विषय में उनकी प्रशस्ति में ऐसा क्यों लिखा गया है कि वो योद्धा भी थे, विद्वान भी थे, और उनको ईश्वर के समान क्यों बताया गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग थे वो उनके सामने आत्मसमर्पण कर चुके थे। बहुत सारा क्षेत्र को समुद्रगुप्त ने अपने अधिकार में कर रखा था। बहुत सारे संघ थे वो उनकी आज्ञा का पालन करते थे, और बहुत सारे राजा ऐसे भी थे जो कि समुद्रगुप्त की अधीनता को स्वीकार करते थे। तो इन सब चीज़ों से हमें ये वाकई ज्ञात होता है कि जो समुद्रगुप्त था वो वाकई एक योद्धा था। देखिए, हम इनके बारे में एक बात और बताते हैं। सिक्के पर अगर हमसे पूछा जाए कि सिक्के पर वीणा बजाते हुए किस शासक की आकृति प्राप्त हुई है, तो वो समुद्रगुप्त, यानी कि समुद्रगुप्त वीणा वादक भी था, ये वीणा भी बजाता था, तभी तो कि इनके शासनकाल में चलाए गए सिक्के पर इनको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो आप ये पॉइंट को भी अपने माइंड में रखेंगे। अब हम जानते हैं वंशावली। वंशावली क्या होता है, जिसमें कि पूर्वजों की सूची दी रहे, यानी कि उनके जो पूर्वज थे, पापा, दादा, परदादा जो भी थे, उनकी जो सूची दी हुई रहती है उसे हम वंशावली कहते हैं। तो यह प्रशस्ति समुद्रगुप्त के पूर्वजों के बारे में भी बताती है, यानी कि जो समुद्रगुप्त की वंशावली थी उससे हमें उनके पूर्वजों के बारे में भी पता चलता है। उससे हमें यही पता चलता होगा कि गुप्त वंश के कौन कौन शासक हुए थे समुद्रगुप्त के पहले, उनके पिता का क्या नाम था, उनकी माता का क्या नाम था। इस तरह की बहुत सारी जानकारियाँ हमें समुद्रगुप्त के वंशावली से भी प्राप्त होती है, जिसमें कि उनके पूर्वजों के विषय में अच्छे तरीके से बताया गया है। इनकी जो माता थी समुद्रगुप्त की, उनका नाम था कुमार देवी, जो कि लिच्छवी गण से संबंधित थी। हम लोगों ने लिच्छवी गण के बारे में भी पढ़ा था। अब आप मुझे कमेंट करके बताना कि लिच्छवी गण से संबंधित पिछले अध्याय में हमने किन के बारे में पढ़ा था कि वो लिच्छवी गण से संबंधित थे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इनके पिता चंद्रगुप्त थे, यानी कि समुद्रगुप्त के पिता का नाम चंद्रगुप्त था, और इन्होंने एक महाराजा धीराज नाम की उपाधि धारण की थी, जो कि इनसे पहले किसी भी गुप्त शासक ने धारण नहीं की थी। यानी कि चंद्रगुप्त जो कि समुद्रगुप्त के पिता थे, वो गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की थी, यानी कि समुद्रगुप्त के पिता ने तो ये उपाधि धारण की ही थी, लेकिन जब समुद्रगुप्त शासक बना तो उसने भी इस उपाधि को धारण किया। देखिए, चंद्रगुप्त के पहले के जितने भी वंशज थे वो अपने आगे बस एक महाराजा टाइटल लगाया करते थे, लेकिन चंद्रगुप्त पहले शासक थे जिन्होंने अपने आगे महाराजा धीराज टाइटल लगाया, और उनके बाद उनका पुत्र जो कि समुद्रगुप्त था उसने भी अपने नाम के पश्चात महाराजा धीराज की उपाधि लगाई अपने नाम के साथ। देखिए, समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली से भी जानकारी मिलती है, यानी कि जैसे कि समुद्रगुप्त की वंशावली से हमें उसके पूर्वजों के बारे में जानकारियाँ मिलती थी, तो समुद्रगुप्त के जो पुत्र हुए चंद्रगुप्त द्वितीय, तो उनके समय में जो वंशावली थी उसमें हमें समुद्रगुप्त के विषय में भी जानकारियाँ मिलती है। साथ ही अभिलेखों तथा सिक्कों से भी उनके बारे में पता चलता है। यानी कि अभी हमने प्रयाग प्रशस्ति के बारे में पढ़ा, तो वो क्या था, एक अभिलेख ही था जो कि अशोक स्तंभ पे खुदा हुआ था। बस अंतर ये था कि वो प्रशंसा में लिखी गई थी, तो हम लोग इसे प्रशस्ति कहते हैं। साथ ही हमें सिक्कों से भी उनके बारे में पता चलता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि एक सिक्के पर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो इस तरीके से समुद्रगुप्त के अलावा भी बहुत सारे जो शासक हुए उनके विषय में हमें अभिलेखों और सिक्कों से के माध्यम से जानकारियाँ प्राप्त होती है। अब देखिए, समुद्रगुप्त का जो पुत्र था चंद्रगुप्त द्वितीय, उसने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान करके अंतिम शक शासक को परास्त किया था, यानी कि अंतिम शक शासक जो हुए थे उनको इसने हराया था। इनके दरबार में कालिदास है, जिनकी नाट्य रचना अभिज्ञान शकुंतलम बहुत प्रसिद्ध है। हम लोगों ने पढ़ा होगा अभिज्ञान शकुंतलम के बारे में कि इसके रचयिता कालिदास हैं। तो देखिए, जो कालिदास थे वो किनके दरबार में थे, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। जी हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। तो हमें फ़िलहाल ये याद रखना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास थे, जिनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध नाट्य थी अभिज्ञान शकुंतलम, और इसमें उन्होंने
क्या रचना किया है, तो इसमें उन्होंने दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नामक युवती की प्रेम कहानी वर्णित की है। अगर हमसे कोई पूछे कि अभिज्ञान शकुंतलम में कालिदास ने क्या लिखा है, उसमें उन्होंने किस चीज़ का वर्णन किया है, तो हम उन्हें बताएंगे कि उसमें दुष्यंत नामक राजा और शकुंतला नामक युवती की प्रेम कहानी वर्णित है। अब हम पढ़ते हैं हर्षवर्धन के बारे में। जैसे समुद्रगुप्त एक प्रसिद्ध शासक थे, उसी प्रकार से हर्षवर्धन भी एक बहुत ही प्रसिद्ध शासक थे। इनके विषय में हमें जानकारियाँ मिलती हैं अभिलेख तथा सिक्कों से। अभी हमने पढ़ा था कि समुद्रगुप्त के विषय में हमें अभिलेख और सिक्कों से जानकारियाँ प्राप्त होती है, तो उसी प्रकार हमें हर्षवर्धन के बारे में भी जो जानकारियाँ प्राप्त होती है वो उनके विषय में लिखे गए अभिलेखों और सिक्कों से ज्ञात होता है। हर्षवर्धन 1400 साल पहले शासन किए थे। देखिए, पहले क्या होता था कि जब पिता की मृत्यु होती थी, जो सबसे बड़ा पुत्र होता था वो शासक बनता था। लेकिन चूंकि हर्षवर्धन के पिता की मृत्यु के साथ उनके बड़े भाई की भी मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए हर्षवर्धन राजा बने थे थानेसर के। कब? आज से 1400 साल पहले बने थे। दरबारी कवि वानभट्ट ने हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित्र लिखी थी। जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि समुद्रगुप्त के विषय में प्रशस्ति लिखी गई थी, वो उनके दरबारी कवि ने लिखा था, हरिसेन ने लिखा था। उसी प्रकार हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे वो थे बाणभट्ट, और उन्होंने हर्षवर्धन की जीवनी लिखी थी, और उस जीवनी का नाम इन्होंने क्या दिया? हर्षचरित। और ये किस भाषा में लिखा था? उन्होंने संस्कृत भाषा में लिखा था। हमने पिछले अध्याय में वेनसांग के बारे में भी पढ़ा था कि एक तीर्थयात्री था। तो देखिए, चीनी तीर्थयात्री वेनसांग इन्हीं के दरबार में आया था, यानी कि जब हर्षवर्धन शासन कर रहे थे उसी समय वेनसांग भारत आया था। हर्षवर्धन ने जब नर्मदा नदी को पार करके दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। जब हर्षवर्धन एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे, समुद्रगुप्त की तरह ये भी बहुत ही प्रसिद्ध थे, और इन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों को जीता था। लेकिन जब ये दक्कन की ओर आगे बढ़ रहे थे नर्मदा नदी को पार करके, तब एक चालुक्य नरेश का नाम आता है पुलकेशिन द्वितीय, उसने इन्हें हरा दिया था। मतलब कि इनको उस क्षेत्र से आगे नहीं बढ़ने दिया था, हर्षवर्धन को हार के वापस लौटना पड़ा था। अब हम पढ़ते हैं पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ। जैसा कि अभी हमने पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जाना कि उसने हर्षवर्धन को हराया था और उन्हें दक्कन की ओर आगे बढ़ने से रोका था। तो देखिए, इस काल में पल्लव तथा चालुक्य दक्षिण भारत में सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में चोल, चेर, पांड्य के बारे में पढ़ा था, तो उसी प्रकार अभी हमें दक्षिण के पल्लव और चालुक्य वंश के बारे में पढ़ना है। और ये क्या थे? उस समय दक्षिण भारत में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, बहुत ही ज़्यादा प्रभावी थे। कौन से वंश? पल्लव और चालुक्य। पल्लवों का राज्य कहाँ तक था? कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्र से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक, यानी कि कांचीपुरम के क्षेत्र से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक जो क्षेत्र था, जो जिसके अधीन था, वो पल्लवों के अधीन था। ये उनके राज्य में आता था, और पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम। ये आपको याद रखना होगा। हम किसी भी क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, किसी भी राज्य के बारे में पढ़ेंगे, तो हमें उसकी राजधानी और उसके शासक का नाम याद रखना होगा। तो हमें ये यहाँ पे याद रखना है कि पल्लवों की जो राजधानी थी वो कांचीपुरम थी। उसी प्रकार चालुक्य का जो राज्य था वो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। जैसे पल्लवों के राज्य के बारे में हमने पढ़ा, वैसे ही चालुक्यों का जो राज्य था, उनका जो क्षेत्र था वो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का क्षेत्र था। और चालुक्यों की जो राजधानी थी वो ऐहोल थी, जो कि एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। लेकिन बाद में ये एक धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ की बहुत सारे मंदिर थे। पहले ये व्यापारिक केंद्र था, लेकिन लोगों ने वहाँ पे क्या किया था? बहुत सारे मंदिर बनवा दिए थे। मतलब धार्मिक चीज़ों का वहाँ बहुत तेज़ी से विकास हो गया था। तो अब ये व्यापारिक केंद्र होने के साथ साथ एक धार्मिक केंद्र भी बन गया था। कौन सा जगह था वो? ऐहोल। और वो क्या थी? चालुक्यों की राजधानी थी। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा था। अभी हमने जो पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जाना वो एक चालुक्य राजा था, और चालुक्य राजा में जो भी राजा हुए थे उनमें से ये सबसे प्रसिद्ध था। उसके बारे में हमें उसके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित से पता चलता है। देखिए, सबके जो दरबारी कवि होते थे वो अपने राजा के विषय में कुछ कुछ प्रशस्तियाँ लिखा करते थे, उनकी तारीफ में लिखा करते थे। तो हमें पुलकेशिन द्वितीय के विषय में जो भी जानकारी मिलती है वो इनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा लिखी गई प्रशस्ति से मिलती है। पल्लवों तथा चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया था। यानी कि पल्लव और चालुक्य जब शासन कर रहे थे तो वहाँ पे राष्ट्रकूट और चोल वंश आया, जिसने इन दोनों को हरा दिया और उनको, उनके क्षेत्र को, उनके वंश को समाप्त करके अपना राज्य स्थापित कर लिया। और वो कौन थे? राष्ट्रकूट और चोल वंश, जिसमें से कि चोल वंश के बारे में हमने पिछले अध्याय में थोड़ी बहुत जानकारियाँ इकट्ठी की है। आगे हम लोग राष्ट्रकूट के विषय में भी पढ़ेंगे।
तो चलिए इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था। अभी हमने जो पढ़ा ऊपर दक्षिण के राज्यों के बारे में, तो अब हम जानते हैं कि उनका प्रशासन कैसे चलता था। यानी जो ऊपर अभी हमने पढ़ा पल्लवों और चालुक्यों के बारे में, तो अब हमें जानना है कि उनका प्रशासन चलता कैसे था। वो अपने राज्य के प्रशासन को किस तरीके से मैनेज करते थे, कैसे चलाते थे। भूमि कर सर्वाधिक महत्वपूर्ण था, यानी कि उनके जो प्रशासन में भूमि कर था, यानी कि जो टैक्स होता था, लैंड पे जो टैक्स लिया जाता था, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। और प्रशासन की जो प्राथमिक इकाई थी वो गांव थे। हमने पिछले अध्याय में ये भी पढ़ा था कि गांव क्यों समृद्ध होने चाहिए थे, शहरों के लिए। अगर हम नगर का विकास चाहते हैं तो गांव का समृद्ध होना ज़रूरी था। तो इन्होंने भी जो अपने प्रशासन की प्राथमिक इकाई थी उसमें गांव को रखा था। अगर गांव समृद्ध होता तभी और सब क्षेत्र भी समृद्ध हो सकता था। राजा द्वारा उठाए गए कदम, ये राजा ने बहुत सारे कदम उठाए थे लोगों का समर्थन प्राप्त करने के लिए। जाहिर सी बात है, अगर आपको राजा बने रहना है तो आपको लोगों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। अन्यथा अगर लोग उग्र हो जाएंगे, आपसे नाराज़ हो जाएंगे, आपको समर्थन नहीं करेंगे, तो आप राजा के पद पर बने नहीं रह सकते। तो देखिए उन्होंने क्या क्या किया था। उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पदों को आनुवांशिक कर दिया था। जैसे कि जो हरिसेन था वो अपने पिता की तरह महादंड नायक भी था। यानी कि वो एक कवि तो था ही, लेकिन चूंकि उसके पिता महादंड नायक के पद पे थे तो वो भी महादंड नायक था, क्योंकि वंशावली वंशजों के आधार पे था। उसके पिता महादंड नायक थे तो पुत्र जो हरिसेन था वो भी महादंड नायक होगा। तो उसी आधार पे ये अपने पिता की तरह महादंड नायक था। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, यानी कि ऐसा नहीं था कि एक व्यक्ति एक समय पर एक ही कार्य करेगा, वो कई पदों पर रह करके भी कार्य कर सकता था। जैसे कि हरिसेन जो था वो महादंड नायक तो था ही, लेकिन उसके साथ साथ कुमार मात्य और एक संधि विग्रहिक भी था। अब आपको यहाँ पे ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि कुमार मात्य किसे कहते हैं, संधि विग्रहिक किसे कहते हैं। अभी हमने महादंड नायक पढ़ा तो वो उसका मतलब क्या होता है, तो वो मैंने आगे लिखा है, आप वहाँ पे पढ़ना। तो देखिए एक ही व्यक्ति, ये ज़रूरी नहीं था कि एक ही पद पे कार्य करे, वो एक साथ कई पदों पर कार्य कर सकते थे। और जो एग्जाम्पल में दिया गया है वो हरिसेन का दिया गया है, वो महादंड नायक के साथ साथ कुमार मात्य और संधि विग्रहिक भी था। संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। यानी कि आज भी हम देखते हैं कि जो प्रमुख व्यक्ति होता है उसका बहुत बोलबाला होता है। तो उस समय भी ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो स्थानीय प्रशासन होता था उसमें जो नगर के प्रमुख व्यक्ति होते थे उनका बहुत ही बोलबाला हुआ करता था। जैसे कि जो नगर श्रेष्ठी होते थे, जो सारथवाह होते थे, जो प्रथम कुलिक होते थे, इस तरह के व्यक्तियों का बहुत ही ज़्यादा बोलबाला था। तो देखिए अब हम इन शब्दों का मतलब जान लेते हैं कि इन शब्दों का अर्थ क्या होता है। अभी हमने महादंड नायक के बारे में पढ़ा, तो महादंड नायक का मतलब होता है मुख्य न्याय अधिकारी। वहीं कुमार मात्य का मतलब होता है महत्वपूर्ण मंत्री। संधि विग्रहिक का मतलब होता है युद्ध और शांति के विषयों का मंत्री। नगर श्रेष्ठी यानी कि मुख्य बैंकर, शहर का व्यापारी। सारथवाह का मतलब होता है व्यापारियों के काफिले का नेता। वहीं जो प्रथम कुलिक होता है वो मुख्य शिल्पकार को कहा जाता है। और जो कायस्थ हैं वो लिपिकों का प्रधान होता था। आपको ये शब्द बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। ये शब्द कहाँ प्रयोग होते थे, इसका मतलब क्या होता है, ये हमें बिल्कुल अच्छे से याद करना होगा, क्योंकि ये बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है। तो आप इसे एकदम अच्छे से गांठ बांध लीजिएगा कि इन शब्दों का अर्थ क्या होता है। अब देखिए एक शब्द आता है सामंत, जिसका अर्थ होता है भूस्वामी अधिकारी। यानी कि भूस्वामी का तात्पर्य भूमि का स्वामी, और भूमि के स्वामी का जो अधिकारी होता था उसे हम लोग सामंत कहते थे। जहाँ शासक दुर्बल होते थे वह सामंत अधिकारी स्वतंत्र होने की कोशिश करता था। यानी कि जिस क्षेत्र में अगर राजा थोड़ा भी ढीला पड़ा या फिर थोड़ा भी कमज़ोर हुआ और सामंत को ऐसा फील हुआ कि अब राजा कमज़ोर होते जा रहा है, तो वो क्या करता था, अपने आप को स्वतंत्र करने की कोशिश करता था। यानी कि वो नहीं चाहता था कि हम राजा की अधीनता में रहें, वो खुद को एज अ राजा बनाने की कोशिश करने लगता था। अब आप सोचोगे कि एक सामंत अधिकारी जो भूस्वामी अधिकारी होता था तो वो ऐसा कैसे सोच सकता, तो इसके पीछे भी कुछ रीज़न होते थे। जैसे इनके पास अपनी
सुसंगठित सेना होती थी, जिसमें से कि हाथी, पैदल सिपाही, रथ, घुड़सवार सभी होते थे। साथ ही ये सेना नायक भी थे, जो कि राजा को सैनिक सहायता प्रदान करते थे। अब चूंकि ये राजा को सैनिक सहायता प्रदान करते थे, तो इन्हें कुछ चाहिए होगा बदले में, तो राजा इन्हें नियमित वेतन नहीं देते थे, बल्कि क्या करते थे, वेतन के स्थान पे वो इन्हें भूमि दान में दे दिया करते थे। और वो जो दान की हुई भूमि होती थी, राजा द्वारा सामंतों को जो भूमि दान की जाती थी, वो इस भूमि पे से कर को इकट्ठा करते थे, यानी कि टैक्स इकट्ठा करते थे। और टैक्स इकट्ठा करके वो क्या करते थे, अपनी सेना और घोड़ों की देखभाल किया करते थे, साथ ही हथियार जुटाते थे। अब आपको समझ में आया कि ये सामंत भूस्वामी अधिकारी क्यों थे। ये सामंत भूस्वामी अधिकारी इसलिए थे क्योंकि ये राजा को सैनिक सहायता प्रदान करते थे, इनके पास अपनी सुसंगठित सेना होती थी, और राजा बदले में इन्हें वेतन न देकर के भूमि का दान करता था। और जब भूमि का दान करता था, तो जो भी भूमि इसे दान की जाती थी, उस भूमि से ये कर को इकट्ठा करते थे, जिससे कि अपनी सेना तथा घोड़ों की देखभाल किया करते थे, और साथ ही हथियार भी जुटाते थे। तो ये एक शक्तिशाली होते थे, और जब ये देखते थे कि राजा कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो वो इन सब की सहायता से राजा से युद्ध करके खुद उनको हराकर खुद को राजा के रूप में स्थापित कर लेते थे। अब हम जानेंगे दक्षिण के राज्यों की सभाओं के बारे में, यानी कि वहाँ पे कैसी कैसी सभाएं होती थी, किस तरह की सभाएं थी, और उनका क्या काम होता था। तो इन सभाओं के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है, वो पल्लवों के अभिलेख से ज्ञात होता है। अभी ऊपर हमने पल्लवों के वंशज के बारे में पढ़ा था, पल्लव वंश के बारे में पढ़ा था, तो हमें वहीं से ये जानकारी प्राप्त होती है। तो देखिए, ब्राह्मण भूस्वामियों का जो संगठन होता था, उसे हम सभा कहते थे, और इनका कार्य होता था उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेती-बाड़ी से जुड़े कार्य, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख करना। और वहीं जिस स्थान पे भूस्वामी ब्राह्मण नहीं होते थे, वहाँ पे उर नामक ग्राम सभा का निर्माण किया जाता था। यानी कि जहाँ पे ब्राह्मण भूस्वामी होते थे, वहाँ के संगठन को सभा कहा जाता था, और जहाँ पे भूस्वामी ब्राह्मण अनुपस्थित होते थे, यानी जिस क्षेत्र में, जिस इलाके में भूस्वामी ब्राह्मण नहीं होते थे, वहाँ पे उर नामक ग्राम सभा का निर्माण किया जाता था। साथ ही नगरम नाम की एक सभा थी, जो कि व्यापारियों का संगठन था, यानी कि व्यापारियों के संगठन को हम नगरम कहते हैं। ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन सभा कहलाता है, और वैसा इलाका जहाँ पे ब्राह्मण भूस्वामी नहीं होते थे, वहाँ पे उर नामक ग्राम सभा का निर्माण किया जाता था। तो हमें इस तरीके से इन सब बातों को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। अब इस चैप्टर में हमें इतना ही पढ़ना था। इस तरह से हमारा ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। तो इसमें हमने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं, उसे बिल्कुल अच्छे से याद रखना होगा। हमने इसमें जो शब्द को देखा है, समुद्रगुप्त के बारे में जो पढ़ा है, उन सभी के बारे में हमें बिल्कुल अच्छे से अपने माइंड में बैठा लेना है। और जो शब्दों का अर्थ मैंने बताया है, उसे तो बिल्कुल एकदम याद होना चाहिए, हमारी जुबां पे होना चाहिए, क्योंकि उससे अक्सर बहुत सारे प्रश्न बनते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको इसमें सारी बातें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।